हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अहमद दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, थंबनेल देख करके आप लोग जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनोमो के बारे में। एसी जनरेटर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, इसके नोट्स का जो लिंक है वह मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके आप लोग इसका नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग चीज़ों को फील करेंगे, समझेंगे कि ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है, यानी बेसिक चीज़ें एकदम आसानी से यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। यह जो टॉपिक है वह 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो कक्षा 10 और 12 दोनों स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक फील लेने के लिए बिना स्किप करते हुए देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसी जनरेटर होता क्या है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता क्या है, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता क्या है। देखिए, जनरेटर शब्द जो है, ये जो शब्द जनरेटर है, जनरेटर का मतलब होता है जनरेट करने वाला। जनरेट करने वाला, जनरेट मतलब पैदा करने वाला या उत्पन्न करने वाला। किसको उत्पन्न करने वाला? एसी। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। किसको पैदा करने वाला? प्रत्यावर्ती धारा को। ठीक, एसी जनरेटर क्या है? जनरेट करने वाला। किसको? प्रत्यावर्ती धारा को। यानी कि जो एसी जनरेटर होता है वह प्रत्यावर्ती धारा को जनरेट करता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करता है या फिर प्रत्यावर्ती धारा को पैदा करता है। बात समझ पाए कि नहीं? एसी जनरेटर यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है? हाँ, प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने वाला। अब बात आती है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। बात समझ में आई कि चलिए एसी जनरेटर यानी प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने वाला, लेकिन ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? नाम तो आपने सुना होगा, एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट। चलिए, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। करंट तो सब जानते हैं, धारा सब जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, लेकिन ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा यानी एक ऐसी धारा जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहे, समय के साथ जिसका डायरेक्शन, जिसकी दिशा बदलती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यानी जैसे एक धारा हमने ले लिया, ठीक है, कुछ इस प्रकार की धारा। देखिए, इसका डायरेक्शन यहाँ क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। तो एक ऐसी धारा जिसकी डायरेक्शन चेंज होता रहे, जिसका डायरेक्शन क्या हो? चेंज होता रहे, दिशा चेंज होता रहे, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। बात समझ पाए? जो एसी जनरेटर है वह क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा को जनरेट करता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? एक ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ बदलती रहे। बात समझ में आई? देखिए, जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, जो ये डायनोमो है, डायनोमो के आविष्कार का श्रेय निकोल टेस्ला को जाता है। निकोल टेस्ला ने ही सबसे पहले इस मशीन के बारे में सोचा था। निकोल टेस्ला साहब ने ही सबसे पहले इस मशीन के बारे में सोचा था। किस मशीन के बारे में? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है? एक ऐसा मशीन, एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न किया जा सके। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? जिसकी दिशा सदैव बदलती रहे, यानी वह धारा जिसकी दिशा बदलती हो उसको हम लोग कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। चलिए, बात समझ में आई कि ये होता क्या है।
ये होता क्या है। अब हम लोग जानेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में, यानी यह किस सिद्धांत पर आधारित है, ये जो मशीन है यह किस सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है, प्रिंसिपल। ठीक है ना, एकदम बेसिक चीजें हैं, आसानी से समझेंगे। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है, एसी जनरेटर जो होता है, वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इस बारे में हमने इस चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में एकदम डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, हालांकि नॉर्मली हम लोग यहां भी समझ लेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस पे आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी सिद्धांत पर आधारित है। होता क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई क्वाइल है या फिर कोई भी कुंडली है, ठीक है, सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र या फिर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे अंदर की साइड, क्रॉस लगाने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, अंदर साइड है। हमने क्या किया, इसमें एक क्वाइल रख दिया। ठीक है ना, एक क्वाइल क्या कर दिया, थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में समझ लेते हैं। एक क्वाइल को रख दिया। अब अगर इस क्वाइल का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। फाई बी बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। फाई बी कैसे बदल सकता है, बी को परिवर्तित कर दें या फिर ए को परिवर्तित कर दें या फिर थीटा को परिवर्तित कर दें। इन तीनों में से किसी एक को परिवर्तित करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, बदल जाएगा। सपोज करते हैं बी के मान को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बी के मान को बढ़ा दिया यानी इससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदल रही है। ठीक है, चुंबकीय बल की रेखाओं की संख्या बदल रही है यानी फाई बी का मान बदल रहा है। अगर फाई बी बदल रहा है, अगर फाई बी यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान बदल रहा है तो इस कुंडली में ऑटोमेटिक पता नहीं कहां से एक धारा प्रवाहित हो जाती है। उस धारा को हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। उस धारा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। यह हम लोग फैराडे के एक्सपेरिमेंट से सीखा था। फैराडे ने इस बारे में एक्सपेरिमेंट करके हमें चीजों को अच्छे से समझाया था। फैराडे ने क्या बताया था, कहा था कि किसी कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में अगर परिवर्तन कर दें, चुंबकीय फ्लक्स कहां से बदल सकता है, बी को चेंज कर दे, ए को चेंज कर दे या फिर थीटा से, तो उस कुंडली में ऑटोमेटिक पता नहीं कहां से एक जादुई धारा उत्पन्न हो जाती है। हमें पता ही नहीं चला, इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगी। यानी हम जान नहीं पाए कि इसमें जो धारा आई वह कहां से आई, बस हमने जाना देखा कि इसमें धारा प्रवाहित होने लगी है। तो सीधा सा फंडा यह है कि अगर आपको धारा चाहिए तो फाई बी को क्या कर दीजिए, चेंज। उस कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन कर दीजिए। एक बार थोड़ा सा चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं क्या होती हैं वो भी समझ लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं यानी कि ये आपका सपोज करते हैं कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से सपोज करते हैं ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं ऐसे गुजर रही है। देखिए, किसी पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उसका चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये पृष्ठ था, इस पृष्ठ से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरी, 1 2 3। इस पृष्ठ से होकर कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरी, 3। यानी फाई बी का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वह इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, यानी उससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करेंगे
तो उसमें एक जादुई धारा उत्पन्न होगी जिसका नाम हम लोग कहेंगे प्रेरित धारा। यह बात किसने बताई? फैराडे ने बताई। तो सिद्धांत में हम लोग लिख लेंगे एक लाइन में कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उसके चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसी सिद्धांत पर आधारित है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। चलिए आगे इन डिटेल जानेंगे। आपको क्या लिखना है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, अच्छे से आप लोग समझ करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। ये तो नॉर्मल चीजें था प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल में हमने सीखा क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो फैराडे के नियम के अनुसार एक धारा उत्पन्न होगी। वही धारा हमें क्या होगा, उसको चेंज करके जुगाड़ से प्रत्यावर्ती धारा बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं संरचना की। ठीक, संरचना, कंस्ट्रक्शन एकदम नॉर्मल सा कंस्ट्रक्शन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, देखिए इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक सबसे पहले लगा देते हैं। आपका जो संरचना है डायनेमो का, इसमें क्या करते हैं, एक शक्तिशाली चुंबक लगाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने एक शक्तिशाली चुंबक लगाया। इस चुंबक का ये वाला जो है वो N ध्रुव है, ये क्या है, S ध्रुव है। इन चुंबकों के बीच हम एक आयताकार कुंडली रखेंगे। इन चुंबकों के बीच हम लोग क्या करेंगे, एक आयताकार कुंडली को ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये आयताकार कुंडली है, ये आपका क्या है, आयताकार कुंडली है। ठीक, अब ये जो आयताकार कुंडली होती है, ये आयताकार कुंडली ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। ये आयताकार कुंडली इस अक्ष के अनुदिश क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होती है, घूमती रहती है। ये बात आप जानते रहिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये जो आयताकार कुंडली है, इस आयताकार कुंडली पर तांबे के बहुत सारे फेरे ऐसे लपेटे होते हैं। इस आयताकार कुंडली को हम लोग कहते हैं आर्मेचर। ये जो आयताकार कुंडली है इसको क्या बोला जाता है, आर्मेचर बोला जाता है, आर्मेचर। ठीक है, ये आर्मेचर क्या होता है, आयताकार कुंडली होती है। आर्मेचर क्या होता है, आयताकार कुंडली होती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये तो चुंबक हो गया, बहुत शक्तिशाली जो चुंबक अपने यूज किया है वही है। अब होता क्या है, और ये एक्सिस हो गया, अक्ष हो गया। इसी अक्ष पर क्या होता है, ये आयताकार कुंडली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती रहती है। अब देखिए अब क्या है यहां पर, अब देखिए ये जो कुंडली है, कुंडली के दो तार हैं। एक तार ये वाला है, दूसरा तार क्या है, ये वाला। आर्मेचर के दो तार निकले हुए हैं। आप चाहिए तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, देखिए वास्तव में क्या होता है, पहले संरचना समझ लेते हैं, फिर क्यों होता है ऐसे समझिएगा। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे दो गोलाकार स्लिप रिंग यानी सर्पी वलय को लगाते हैं। स्लिप रिंग, ये गोलाकार तांबे का छल्ला होता है। गोलाकार तांबे के छल्ले को हम लोग क्या करते हैं, इस वाले तार के इस सिरे से भी और इस सिरे से भी क्या करते हैं, लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग करते क्या है, यहां पे एक ब्रश लगाते हैं। ठीक है ना, ये जो ब्रश होता है ये कार्बन का ब्रश होता है। ब्रश क्या होता है, कार्बन का ब्रश होता है। उसके बाद जहां पे हमें आउटपुट देना होता है, जहां पे आउटपुट देना होता है उसको यहां से जोड़ देते हैं। सपोज करते हैं कि हमें यहां पे एक बल्ब जलाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बल्ब को ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, बल्ब है। तो जब यहां पे करंट आएगा तो ये बल्ब क्या होगी, जलेगी। ठीक है, ये क्या है, ये वाला क्या है, ये आपका है सर्पी वलय। ये क्या है, सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होता है, तांबे का छल्ला होता है। तांबे का छल्ला होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से ये वाला भी क्या है, ये वाला भी क्या है, सर्पी वलय है। ठीक है ना, सर्पी वलय। ये क्या है, ये वाला, ये ब्रूस है। ठीक है, ब्रूस किसका होता है, कार्बन का होता है।
ब्रूस किसका होता है? कार्बन का होता है। ये भी क्या है? ब्रूस है। ठीक है, ब्रूस है। ब्रूस किसका होता है? कार्बन का होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? लोड रेजिस्टेंस है। जहां भी लोड देना होता है लोड को दे देते हैं। ये क्या है? ये एक चुंबक है। चुंबक के दो ध्रुवखंड N और S। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वह N2S ऐसे होगी। ढेर सारे मैग्नेटिक लाइंस ऐसे होंगे। आप ही नॉर्मली समझने के लिए हम लोग समझ लिए हैं। ठीक है, ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है? ऐसे गति करेगा। अब आपके दिमाग में आ रही है बातें तो आसान है। ये जो वृत्ता आयताकार कुंडली है, इस आयताकार कुंडली पर तांबे के बहुत सारे फेरे लपेटे होते हैं। यहाँ पे सर्पी वलय, यहाँ पे ब्रूस लगा होता है। देखिए, जो सर्पी वलय है, तांबे का जो छल्ला है, उसका एक सिरा हम लोग क्या करते हैं? कुंडली के तार से, तथा दूसरा सिरा किससे करते हैं? कार्बन के ब्रूस से जोड़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो सर्पी वलय है, इसका एक सिरा कुंडली के तार से, दूसरा सिरा कार्बन के ब्रूस से जोड़ देते हैं। दोनों में देखिए, एक सिरा कुंडली के तार से, दूसरा सिरा क्या होता है? कार्बन के ब्रूस से जुड़ा होता है। अब ये क्यों लगाया जाता है वो समझिए। सर्पी वलय को क्यों लगाया जाता है वो समझिए। सपोज करिए हमने सर्पी वलय को नहीं लगाया, ये आपका आयताकार कुंडली था। ठीक है ना, इस आयताकार कुंडली से डायरेक्ट हमने क्या किया? डायरेक्ट ऐसे हमने आउटपुट जोड़ दिया। जिसको आउटपुट देना है डायरेक्ट हमने लगा दिया। सपोज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें जो भी आउटपुट देना था, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस जो भी लगा है, बल्ब वहां पे देना है। अब देखिए, ये कुंडली तो ऐसे घूमने वाली है। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसकी अक्ष के अनुदिश ये कुंडली क्या होती है? घूमती है। जब ये कुंडली घूमेगी तो इसके साथ ये जो तार लगा है ये भी घूमेगा। ये देखिए, ऐसे कुंडली घूमेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये तार भी क्या होगा? ऐसे घूमेगा। उसी प्रकार से ये वाला भी तार ऐसे घूमेगा, और ये दोनों तार ऐसे आपस में क्या होंगे? उलझ जाएंगे। बात समझिएगा, जब ये कुंडली एकदम ऐसे ही है, दोनों तार ऐसे ही है, कुंडली जब घूमेगी तो इस कुंडली के साथ ये तार भी घूमेंगे, और तार दोनों एक दूसरे में उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, और जब घूमते रहेंगे तो ये आपस में एक बार टूट जाएंगे। तो ये टूटे न, एक दूसरे से उलझे न, इसलिए हमने लगा दिया सर्पी वलय, तांबे का छल्ला। तांबे का छल्ला लगाएंगे तो ये तांबे का जो छल्ला है इस रिंग, इस कुंडली के साथ साथ घूमेगा। कुंडली घूम रहा है, कुंडली के साथ साथ ये तांबे का छल्ला भी क्या होगा? घूमेगा। इसी में ये जो तार है, इस तार को हम क्या करेंगे? इस कुंडली में इस प्रकार से, देखिए, ये घूमेगा तो ऐसे हमेशा टच करता रहेगा। बात समझिएगा, ठीक है ना? इस प्रकार से फिट करेंगे कि ये हमेशा इस प्रकार से घूमता रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक ब्रश लगा देंगे। ब्रश आप समझिए मंजन करने वाला ब्रश है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ब्रश हमेशा इसको ऐसे टच करता रहेगा, ये घूमता रहेगा, और जो ब्रश आपने लगाया वो हमेशा क्या करता रहेगा? टच करता रहेगा। तो सर्पी वलय लगा देने से जो तार आपस में फंस रहे थे वो अब फंसने वाले नहीं है, वो जहां है वहीं फिट रहेंगे। और ये जो आपने आउटपुट दिया है, इस आउटपुट से यहाँ पे करंट पहुंचता रहेगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, अब देखिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है वो चीजें हम लोग समझेंगे, फिर भी देख लेते हैं। 3 सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। पहला पार्ट है क्षेत्र चुंबक। पहला पार्ट क्या है? क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? फील्ड मैग्नेट क्या होता है? फील्ड मैग्नेट क्या होता है? एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होता है जिसमें 2 ध्रुवखंड N और S लगे होते हैं। ये एक शक्तिशाली चुंबक है। क्यों लगाया जाता है? ताकि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो। इसमें 2 ध्रुवखंड N और S हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी वह नॉर्थ पोल से S पोल की ओर होगी। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऐसे। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट इसका पार्ट क्या है? आर्मेचर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है बताइए? आर्मेचर जो होता है वह आयताकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के पृथक के तारों की कई फेरे लपेटे होते हैं, ठीक है? और ये जो कुंडली होती है पेट्रोल, डीजल या टरबाइन की सहायता से घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। यानी इस कुंडली को हम लोग फ्रीली घुमाते हैं। इस कुंडली को क्या करते हैं? घुमाते। कैसे घुमाते हैं?
टरबाइन की सहायता से, पेट्रोल या डीजल की सहायता से आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद तीसरा जो इसका पार्ट है वह है सर्पी वलय एंड ब्रूसेस। ठीक है, ब्रश। सर्पी वलय को कहते हैं स्लीप रिंग एंड ब्रूसेस। ठीक है, ये तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात है। सर्पी वलय क्या होता है? एक गोलाकार तांबे का छल्ला होता है जिसका एक सिरा कुंडली के तार से तथा दूसरा सिरा कार्बन के ब्रुश से जुड़ा होता है। ठीक है, कार्बन का ब्रुश क्या होता है? कार्बन का ब्रुश का जो सिरा होता है वह क्या होता है? आउटपुट से जुड़ा होता है। जिसको आउटपुट देना होता है वहां से जोड़ देते हैं। बात समझ में आई? ये इसका क्या है? कंस्ट्रक्शन है। एकदम इजी है, नॉर्मल है, नॉर्मल सा फिगर है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, एकदम आसान है, आसानी से आप लोग देख सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिएगा, फिगर बना लीजिए। आसान है, बहुत ही सरल है। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इसका जो सबसे मेन पार्ट है वर्किंग, उसको हम लोग जानेंगे। वर्किंग यानी कि कार्यविधि, ये कैसे कार्य करता है वो समझिएगा। कार्यविधि, वर्किंग, यही मेन पॉइंट है, वर्किंग। चलिए, वर्किंग समझ गए तो सब चीजें समझ गए और एकदम आसान वर्किंग है, कोई भी दिक्कत आपको कहीं भी नहीं होगी। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो कुंडली आपने लगाया है, जो आर्मेचर है, ये पेट्रोल डीजल की सहायता से घुमाया जाता है। आर्मेचर कैसा है? आयताकार, कुछ इस प्रकार से आर्मेचर है और यह आर्मेचर ऐसे रखा हुआ है। इस आर्मेचर को हम लोग क्या करेंगे? घुमाएंगे। देखिए पहले एक बार ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, ठीक है, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, यानी 4 चक्कर लगाएगा तो अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा। सपोज करिए ऐसे है, ठीक है, ये कुंडली कैसे है? ऐसे है। हमने इसको ऐसे घुमाया, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, फिर 4 चक्कर। चौथे चक्कर में जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गया कि नहीं आ गया? यानी ये 4 चक्कर लगाएगा अपना, 1 2 3 फिर 4, तो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। बात समझिएगा चीजों को। देखिए ये कुंडली हमने ऐसे जरूर दिखाया है, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे रखी हुई है। सपोज करते हैं समझने के लिए, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये कुंडली ऐसे है तो बहुत ही कम चुंबकीय क्षेत्र इससे, इस पृष्ठ से होकर के जा रही होंगी। 2-4 जो यहां से होकर के जा रही होंगी, 4-6-10 वो जा रही होंगी, लेकिन बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऊपर से, कुछ नीचे से निकल जा रही होंगी। यानी इस अवस्था में इसके पास जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान कम होगा, क्योंकि बहुत कम ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे होकर के गुजर रही थी। अब इसको हमने ऐसे घुमाया, अब घुमाया, जैसे ये घूमेगा अब ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स यहां से गुजरेंगी, ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी ना। अब इस पूरे एरिया से चुंबकीय बल रेखाएं जाने लगेंगी, यानी फ्लक्स का मान बढ़ा। फिर ये ऐसे घूमेगा, फिर घूमा, यानी फिर कम हो गई चुंबकीय फ्लक्स का मान। अब फिर क्या हो गया? कम हो गया। अब केवल यहां से जा रही है। फिर क्या करेंगे? घुमाएंगे, फिर घुमाएंगे तो फिर अब ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जाने लगी, ठीक है। फिर घूमेगा, फिर कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमेशा चलता रहेगा और चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहेगा। ये कुंडली लगातार ऐसे घूमती रहेगी और फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहेगा। जब कुंडली ऐसे है, ऐसे मतलब कैसे? जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ज्यादा फ्लक्स होकर के जाएंगी। जब ये ऐसे हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवस्था में हो जाएगा, तो कम फ्लक्स होगा। बात थोड़ा समझिएगा। देखिए यहां पे ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे ही है ना, परपेंडिकुलर है कुंडली। अब ऐसे हो गया, यानी क्षैतिज में हो गया, फिर ऐसे हो गया परपेंडिकुलर, फिर क्षैतिज में हो गया। यानी कि जब कुंडली घूमेगी तो क्या होगा? कुंडली जब घूमेगी तो क्या होगा? यह दो बार चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्षैतिज अवस्था में होगा, चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्षैतिज अवस्था में होगा, क्षैतिज अवस्था में, और
दो बार चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत अवस्था में होगा कि नहीं होगा? लंबवत अवस्था में होगा। इस बात को आप समझिएगा, अवस्था में होगा। देखिए कुंडली ये जो आपने लगाया है ये घूम रही है, इस अवस्था में क्या है? क्षैतिज में, घूमी लंबवत, फिर क्षैतिज, फिर घूमी, फिर लंबवत। यानी 2 बार क्या होगा? क्षैतिज होगा, 2 बार क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। कुंडली घूम रही है, कुंडली क्या हो रही है? घूम रही है। जब ऐसे है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा, फिर ऐसे है कम, फिर ऐसे हो गया ज्यादा, फिर कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम। यानी कि अगर कुंडली घूमेगी, कुंडली क्या होगी? घूमेगी। जब कुंडली घूमेगी तो इस कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? बदलेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? बदलेंगी। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही हैं? चेंज, बदल रही हैं। जब चुंबकीय बल रेखाएं बदलेंगी तो क्या हो जाएगा बताइए? चुंबकीय बल रेखाएं की बदलेंगी तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। अरे होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या तो ही चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय बल रेखाएं बदल रही हैं तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा? बदलेगा। और जब चुंबकीय बल रेखाएं बदलेंगी तो फैराडे के नियम से एक धारा उत्पन्न हो जाएगा। उस धारा का नाम दिया जाएगा प्रेरित धारा। यानी जब ये कुंडली ऐसे घूमेगी 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 तो क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने वाली कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होती रहेंगी, कम ज्यादा कम ज्यादा होती रहेंगी तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो फैराडे के नियम से इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब धारा उत्पन्न हो गई, जब ये कुंडली घूमेगी तो धारा उत्पन्न होगी। अब हमें निकालना है उस धारा की दिशा। ठीक है, जो दिशा है धारा की वह हम लोग निकालेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई उसकी हम लोग कैसे निकालने वाले हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ठीक है, दाएं हाथ के नियम से। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है वो थोड़ा समझ लीजिए। दाएं हाथ का नियम कहता है कि अगर हम अपने दाहिने हाथ की इन 3 उंगलियों को, ये जो 3 उंगली हैं, इन 3 उंगलियों को एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर लंबवत करके फैलाएं, ठीक है, तब ये वाली जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, ये वाली जो उंगली हो वह चालक की गति की दिशा में हो, तो ये वाली जो उंगली होगी वह प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। ठीक है, सपोज करें यहां पे। ठीक है, अच्छे से थोड़ी सी चीजों को समझेंगे, यही धारा निकालने वाला मेन है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये आपका क्या है? अंगूठा है। ये क्या है? अंगूठा है। ये क्या है? तर्जनी है, तर्जनी उंगली। और ये क्या है? आपका मध्यिका उंगली है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर अंगूठा जो है वह चालक जिस दिशा में गति कर रहा है वो बताए, चालक की गति की दिशा को बताए। ये तर्जनी उंगली जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए। ठीक है, ये क्या बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की। तब यह प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। ये क्या बताएगा? मध्यिका उंगली प्रेरित धारा की दिशा को क्या बताएगा? प्रेरित धारा की दिशा को। इसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। देखिए कुंडली क्या है? ऐसे घूम रही है। कुंडली क्या है? ऐसे घूम रही है। ऐसे ही कुंडली क्या होती है? लगातार घूमती रहती है। बात थोड़ी सी समझिएगा। कुंडली ऐसे है, ये ऐसे घूम रही है। कुंडली ऐसे पड़ा हुआ है, सपोज करते हैं क्षैतिज अवस्था में है, क्षैतिज से ऐसे ऊपर जा रही है। अब यहां पे ऊर्ध्वाधर हो गई। बात समझिएगा, ये क्षैतिज है, क्षैतिज से ऐसे ऊर्ध्वाधर जा रही है। यानी कि ये वाला सिरा पकड़िएगा, केवल एक सिरे की बात कर रहे हैं। ये वाला सिरा, ये वाला सिरा देखिए ऐसे ऊपर उठ रहा है। ये वाला सिरा क्या था? नीचे था। ये क्या हो रहा है? ऐसे ऊपर उठ रहा है। यानी चालक की जो गति है वह नीचे से ऊपर की ओर है। चालक की जो गति है वह नीचे से ऊपर की ओर है।
चालक किधर गति कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है। इस वाले की बात कर रहे हैं। ये वाला सिरा जब देखेंगे तो नीचे गति कर रहा है, ध्यान समझिएगा। ये वाला ऊपर गति कर रहा होगा तो ये वाला जो सिरा होगा वह नीचे गति कर रहा होगा। तो ये पहले इसकी दिशा निकालेंगे फिर इसकी दिशा निकालेंगे, दोनों एक साथ गति करेंगे, ये बात तो फिक्स है। तो ये वाला जो सिरा है ये ऐसे ऊपर गति कर रहा है, यानी चालक की गति की जो दिशा है वह ऊपर की ओर है, यानी जो अंगूठा हमें करना है वो किधर करना है, ऊपर के साइड करना है। तीनों उंगलियों को ऐसे परपेंडिकुलर करिए। अब देखिए ये वाला जो दिशा है, ये वाला जो दिशा है वो किधर है, ये वाला जो दिशा है वो किधर है, चालक की गति की दिशा में। तो चालक की गति किधर है, ऊपर के साइड। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, उस साइड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखिए ऐसे है। तो ये जो उंगली है, मध्यिका उंगली अंदर की साइड है। अंदर वाला क्या बताएगा, मध्यिका उंगली क्या बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा। यानी इस कुंडली में जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वह किधर होगी, अंदर के साइड होगी। इस कुंडली में जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वह किधर होगी, अंदर के साइड होगी। यहां पे जब कुंडली ऐसे थी तो दिशा अंदर की ओर। देखिए हमने यहां पे करके बताया, कुंडली को ऐसे किया था, ऐसे किया था तो दिशा अंदर की ओर। यानी कुंडली यहां पे ऐसे है तो दिशा ऐसे होगी, बात समझिएगा। तो यहां पे प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वह ऐसे होगी। यानी जब कुंडली ऊपर उठेगी, कुंडली ऊपर उठेगी तो जो दिशा होगा वह क्या होगा, अंदर की ओर। दिशा क्या होगा, अंदर की ओर। जब कुंडली क्या होगी, ऊपर उठेगी, यानी क्षैतिज से ऊपर जा रही थी तो दिशा क्या हो गई, अंदर की ओर हो गई। अब बात समझिएगा, ये कुंडली थी, ये क्या हो रहा था, ऐसे ऊपर जा रहा था। तो इसमें जो दिशा थी, इस वाले जो में दिशा थी वो ऐसे थी, ऊपर की साइड। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला भाग क्या हो रहा होगा, नीचे हो रहा होगा। दोनों साथ में होंगे ना, ये ऊपर तो ये वाला क्या हो रहा होगा, देखिए ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला क्या हो रहा है, नीचे। अब इसमें हमें दिशा निकालना है, ये वाला किधर जा रहा है, नीचे। यानी जो अंगूठा है वो क्या करना है, नीचे करना है। अंगूठा हमने कर लिया नीचे। इस उंगली को किधर करना है, इस उंगली को करना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब चालक किधर, अब बताइए ये जो उंगली है क्या बताएगा, मध्यिका उंगली प्रेरित धारा की दिशा को। तो ये क्या बता रहा है, प्रेरित धारा की दिशा को। अगर चालक नीचे गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, तो ये वाली जो उंगली होगी ये प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। यानी इसमें जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वह ऐसे बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। यानी इस कंडीशन में ऐसे होगी, ऐसे नीचे के साइड। यानी इसमें जो दिशा होगी वह क्या हो जाएगी, नीचे के साइड होगी। यानी जब कुंडली नीचे जाएगी, कुंडली का जो भी सिरा होगा, हम सिरे की बात करें, कुंडली ऊपर उठेगी, ये वाला सिरा ऊपर उठेगा तो ये वाला किधर जाएगा, नीचे जाएगा। तो कुंडली जब नीचे उठ जाएगी, नीचे जाएगी तो उसका जो दिशा होगा धारा का वह क्या होगा, दिशा हो जाएगा बाहर की ओर, बाहर की ओर। अब अंदर बाहर यहां तो हम दिखा नहीं सकते, तो ऊपर नीचे कुंडली को ऐसे रख दिया, ऊपर जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। बात समझिएगा ना। अब थोड़ा सा समझिएगा, यानी कि जो ये कुंडली है, जब कुंडली का जो सिरा ऊपर जाएगा उसमें धारा ऐसे होगी, जो सिरा नीचे जाएगा उसमें धारा ऐसे होगी। अब देखिए इस सिरे को पकड़ करके हम समझेंगे। ये सिरा क्या था, ऐसे ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, यानी दिशा ऐसे थी। अब जब ये पहुंचेगा क्षैतिज में, सॉरी ऊर्ध्वाधर जब होगा, ऐसे हो जाएगा। बात समझिएगा, कुंडली ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे पहुंचा, ऐसे हुआ। अब जब ये पुनः ऐसे जाएगा तो ये वाला सिरा नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। यहां पर जब ये कुंडली ऐसे जा रही है तो धारा की दिशा ऐसे है, लेकिन जब ये कुंडली यहां पहुंची और इसके बाद ऐसे जाने लगेगा, ऐसे जाने लगेगा, तो ध्यान समझिएगा, ये वाला सिरा अब नीचे जा रहा है और ये वाला सिरा ऊपर उठ रहा है। इसके पहले ये वाला सिरा, यही सिरा ऊपर जा रहा था। जब ऊपर जा रहा था तो इसमें दिशा अंदर की ओर थी, ऐसे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। अब जब यहां पहुंचा, ऊर्ध्वाधर पहुंचा, लंबवत पहुंचा, फिर जब आगे बढ़ा तो ये वाला सिरा ध्यान से देखिए, जो अभी ऊपर जा रहा था जिसमें दिशा अंदर की ओर थी, ये वाला सिरा अब पुनः नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। और नीचे जब आएगा तो दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। यानी इसमें जो अभी दिशा अंदर की ओर थी
वो लंबवत के बाद बाहर की ओर हो जाएगी, और ये दिशा बाहर की ओर तब तक रहेगी जब तक ये पुनः ऊपर उठना नहीं स्टार्ट हो जाए। तो देखिए ये ऐसे जाएगा, नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, अभी तक नीचे गया, नीचे गया। अब जब यहां से इस कंडीशन से क्या होगा, फिर उठना लगेगा, उठने लगेगा, फिर दिशा चेंज, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर ये क्या होगा, नीचे जाना स्टार्ट होगा, नीचे जाना स्टार्ट होगा, यानी दिशा चेंज, दिशा अब बाहर वाली, अब यहां पहुंचा। अब देखिए ये वाला जो सिरा है, अब फिर क्या होगा, ये वाला सिरा क्या होगा, अब घूमेगा तो ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा यानी दिशा चेंज, फिर नीचे जाएगा, यहां से क्या होगा, नीचे जाएगा। तो देखिए नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, दिशा चेंज, ठीक है ना। अब जब पुनः ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो दिशा चेंज, ऊपर उठ रहा है, दिशा चेंज। अब पुनः ये क्या जाएगा, नीचे, नीचे जाएगा तो दिशा चेंज, फिर यहां से क्या होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो दिशा चेंज। यानी प्रत्येक आधे चक्कर के बाद कुंडली की जो दिशा होगी वह चेंज होती रहेगी। बात समझे कि नहीं, फील आना चाहिए, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। जब कुंडली नीचे जाएगा, यहां पे हमने देखा जब कुंडली ऊपर उठेगी तो अंदर की दिशा, कुंडली नीचे जाएगी तो बाहर की दिशा। हमने ऐसे लिया, ये कुंडली का ये सिरा जब नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो दिशा कौन सा लेंगे, बाहर की ओर। ये जब तक नीचे जाएगा दिशा बाहर की ओर होगी। तो देख रहे हैं ये सिरा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहां तक तो नीचे गया, लेकिन जब अब यहां से यहां तक तो दिशा बाहर की ओर, लेकिन अब जब ये घूमेगा तो ये ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है तो दिशा ये वाली, फिर यहां पहुंचा, फिर नीचे जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है तो यहां तक बताइए, यहां तक क्या होगा, बाहर की ओर होगी। यानी आधा चक्कर दिशा अंदर की ओर, आधा चक्कर में दिशा बाहर की ओर। यानी जो करंट यहां पे आई, जो करंट यहां पे आई उसकी दिशा प्रत्येक आधे चक्कर के बाद चेंज होती रहेगी। जो करंट यहां पे उत्पन्न हुई उसकी दिशा प्रत्येक आधे चक्कर के बाद क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। यानी जो करंट यहां उत्पन्न हुआ है वह कैसा है, प्रत्यावर्ती धारा है। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा चेंज हो रही है, ठीक है ना। जो करंट यहां हमें मिला वह कौन सी करंट थी, प्रत्यावर्ती धारा। क्यों थी, क्योंकि उसकी दिशा प्रत्येक आधे चक्कर के बाद चेंज हो रही थी। बात समझ में आई, फील आना चाहिए, तभी इस बात को आप समझ पाएंगे, ठीक है। पहली बात, धारा आई कहां से, कुंडली घूम रहा था, 2 बार चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्षैतिज, 2 बार ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज था तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कम, ऊर्ध्वाधर हो रहा था चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित धारा बहने लगेगी। अब उस प्रेरित धारा की दिशा को हमने निकाला, आधे चक्कर में दिशा अंदर की ओर और आधे चक्कर में दिशा बाहर की ओर है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस चीजों को, आसान था, आई थिंक आपको फील आया होगा, समझ में आया होगा। ये कंस्ट्रक्शन इजी सा था, ठीक है। नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप लोग आसानी से नोट्स बना लीजिएगा। आई थिंक ये आपको क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग समझ गए होंगे, फील आया होगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक।